नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इंसान कुदरत को बचाने के लिए आज विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है, लेकिन क्या जो कोशिशें हो रही है वो कामयाब है? जिगर मुरादाबादी ने ऐसे हालात को लेकर कहा था कि इंसान के होते हुए इंसान का ये हश्र देखा नहीं जाता, मगर देख रहा हूँ। मतलब जंगल कट रहे हैं, कुदरत से खिलवाड़ हो रहा है और इंसान ही इंसान की तबाही का तमाशबीन बना हुआ है। आज बिग फाइट में मुद्दा खास है, आप बने रहिए। धरती तेरी सेवा करे, सबका तो ही पेट भरे। माँ तुझे दे 10 दाने, हजारों दानों से खेत भरे। प्रकृति की पूजाए शुभ संकेत करे। इस चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। कल्पतरु संस्थान के अध्यक्ष विष्णु लामा जी हमारे साथ हैं, डीएफओ भोजराज सिंह जी हमारे साथ हैं और साथ ही फोर्टी के पूर्व महामंत्री प्रेम बियाणी जी इस चर्चा का अहम हिस्सा होंगे। आप बने रहिए। थोड़ा सा पानी डाला और फूल खिल उठे, और थोड़ा पानी डाला कई फूल खिल उठे, और ज्यादा पानी डाला सारे फूल खिल उठे। ज्यादा पानी डाला फूल फूल खिल उठे। बात प्रकृति की है, बात पर्यावरण की है और इसको लेकर चिंता जायज़ है। आज पूरा विश्व इसी बात को लेकर चिंतित है। भोजराज सिंह जी, मैं आपसे शुरू करना चाहूँगा, क्या कारण है सिर्फ एक दिन इस कुदरत के लिए दिया जाता है जो हर रोज़ हर पल ज़रूरी है? क्या कारण है कि सरकारी महकमों में ये सिर्फ औपचारिकता के तौर पर होता है? औपचारिकता नहीं है, जो आज की आवश्यकता है कि जो पर्यावरण बिगड़ता जा रहा है, क्यों बिगड़ रहा है? विकास, जो जितना ज़्यादा विकास हो रहा है वही एक मुख्य कारण नज़र आ रहा है। कि हम देखते हैं कि शहर में, गांव में जगह जगह फैक्ट्रियां बनी हैं, उनसे हवा में प्रदूषण हो गया। प्रदूषण से जो गैसें फैक्ट्रियों से निकल रही है या व्हीकल से निकल रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, ये विषैली गैसें कई तरह की बीमारियां तो पैदा करती ही करती है, वो मैं अभी बताऊंगा विस्तृत रूप से जी। इसके अलावा जो सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिर रही है, जिसमें अल्ट्रावायलेट किरणें, उनको तो ये सोख लेती है। तो जो सूर्य की किरणें हैं वो परावर्तित नहीं होकर के सीधी ज़मीन पे आ रही है, उससे भूमंडल का तापक्रम, टेम्परेचर बढ़ रहा है। तापक्रम बढ़ने से त्वचा के कैंसर से लेकर के तमाम चीजें होती है, लेकिन बीमारियां पैदा हो रही है। लेकिन सरकारी अफसरों को, सरकार को महज एक दिन विशेष पर ही ये सब कुछ क्यों याद आता है? क्यों इसको लेकर कोई प्लानिंग, ठोस प्लानिंग नहीं बनती, और बन भी जाती है तो फिर जमीन पर उसका कोई असर नजर नहीं आता? आज हम देखते हैं कि इन सब का अल्टीमेट आपने उपाय ही पूछ लिया। पहले तो ये नहीं जानना चाहे कि ये कारण क्या रहे हैं और क्यों इतना ज़्यादा विनाश होने से विनाश आ रहा है। अब इसका अल्टीमेट जो उपाय होगा, इसका जो मेरी समझ में आ रहा है, वो तो ये है कि पूरे धरती के भूभाग पर अगर 33% वन, या जिसको पेड़ पौधे कहते हैं, वो अगर हों तो ये सारी की सारी समस्या से हम छुटकारा पा सकते हैं। जो विषैली गैसें भी वो सोख लेंगे। किसको जिम्मेदार मानेंगे आप? अब प्रकृति, ये विकास की जिम्मेदारी है कि हम जो है, मनुष्य की आबादी बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, वेस्टेज बढ़े, कुओं का जल स्तर बढ़ गया है, बिल्कुल नीचे चले गया पानी, फैक्ट्रियों का जो है वो केमिकल वेस्ट जा रहा है, वो प्रदूषित हो रहा है। प्रेम बियाणी जी, अभी तक जो तस्वीर सामने आई उसके मुताबिक तो उद्योग, क्योंकि विकास के पूरक माने जाते हैं, जिस विकास को लेकर कहा जाता है उद्योग सबसे बड़े जिम्मेदार है आज इस कुदरत को नुकसान पहुंचाने का। आपका मतलब ये है कि अगर उद्योग लगाए नहीं जाएंगे तो क्या विकास हो जाएगा? क्या लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा? सवाल इस बात का है कि उद्योग लगाए जाए और उनका रेगुलेशन जी प्रॉपर किया जाए, जिससे कि जो जहरीली चीज़ें, जो गंदी चीज़ें, जो पॉल्यूशन फैलाती है, उन पर रोक लग सके। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उद्योगों को हम नहीं रोक सकते, विकास को हम नहीं रोक सकते,
ये भी बहुत ज़रूरी है और उद्योग भी बहुत ज़रूरी है। तो इसकी जो परमिशन देने का जो सिस्टम है वो सिस्टम सिर्फ कागजी सिस्टम है। जी, इस कागजी सिस्टम से बाहर आकर के प्रैक्टिकल अप्रोच डिपार्टमेंट को रखनी चाहिए, जिससे उद्योग प्रॉपरली रन कर सके और पर्यावरण में पॉल्यूशन में फैलाने में किसी तरीके का योगदान उनका नहीं हो। लेकिन विष्णु लांबा जी के पास आऊँ उससे पहले एक सवाल जहन में है कि उद्योगपतियों को लेकर खासतौर पर अगर जयपुर का जिक्र किया जाए, टेक्सटाइल का बड़ा कारोबार है, जो वाटर वेस्ट है उसकी बात की जाती है कि उसने खास तौर पर जयपुर को नुकसान पहुंचाया है। जहरीला पानी छोड़ दिया जाता है जिसको डिस्चार्ज करने को लेकर कोई ट्रीटमेंट नहीं किया जाता और उसके कारण फिर बाहर जाकर उसके इफेक्ट्स हैं नेगेटिव नज़र आते हैं। इसको लेकर कुछ काम नहीं होता। सरकार एक्शन प्लान की भी बात करती है लेकिन उद्योगपति उसको फॉलो नहीं करते। दिस प्रॉब्लम इज पर्टिकुलरली फॉर द सांगानेर एरिया, जहाँ पर इस तरीके की समस्या आती है और उसके ऊपर जो एक्शन किए गए हैं उसमें सरकार के द्वारा प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं रखी गई है। आप जो उद्योगपति आज वर्षों से जहाँ काम कर रहे हैं, आज वर्षों बाद में जब इस बात को 4-5 साल 6 साल से हाईलाइट किया जा रहा है, तो 5-6 साल के अंदर सरकार ने प्रॉपरली उन उद्योगपतियों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर एक्शन नहीं लिया है। अगर उन्हें प्रॉपर जगह दे दी जाए और प्रॉपर जगह पे ले जा करके उनकी वो व्यवस्था कर दी जाए और जो पानी डिस्चार्ज हो रहा है उसको रोकने का या उसको रिसाइकल करने की कोई व्यवस्था कर दी जाए, जिससे उसके अंदर जो गंदी चीज़ें हैं जो पर्यावरण को नुकसान लेकिन पहुंचा सर ये तो आपके स्तर पर ही होना चाहिए ना, ट्रीटमेंट को लेकर। नहीं, हमारे स्तर पर कैसे हो सकता है? ये एक क्लस्टर के रूप में इसका विकास किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो क्लस्टर फैसिलिटीज़ है, जो सब्सिडीज़ है, उसका उपयोग किया जाना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली उनका पानी को जो डिस्चार्ज कर रहे हैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। जी, विष्णु लांबा जी, क्या इन सब बातों से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपको लगता है कि जैसा प्रेम बियाणी जी कह रहे हैं, उद्योगपति अपना काम करते हैं लेकिन सरकार के स्तर से खामियां होती है, बाकी पहले तक सब सही होता है? सरकार के स्तर से कोई खामियां नहीं होती, उद्योगपति अपना काम नहीं करते, मैं इस बात को मानता हूं। सरकार का काम है योजना बनाना, उसे लागू करना, फिर प्रशासनिक अधिकारियों का, प्रशासन का, कर्मचारियों का और आम जनता का, सबका मिलकर के उस का पालन करना, तब जाकर के योजना लागू होती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी वन्य जीव शेड्यूल वन के किसी आप जानवर को मार दीजिए, 7 साल का कैद है। आज तक मुझे बता दीजिए, राजस्थान में टोंक जिले में सबसे ज़्यादा मोर मारे जाते हैं। आज तक कितने मुकदमे दर्ज किए प्रशासन ने और कितने लोगों को 7 साल का कारावास करवाया, कितने लोगों के खिलाफ 5 लाख रुपए का जुर्माना दिया। जयपुर की बात करें तो इन लोगों को 50 लाख से अधिक कमाने वालों को हाईकोर्ट ने आदेश दे रखे हैं कि आप CSR एक्टिविटी करोगे। CSR एक्टिविटी के नाम पर क्या करते हैं? एक परिंदा बांध दिया, एक पेड़ लगा दिया, फोटो खिंचा लिया, अपने अखबारों में दे दिया, इधर उधर कर दिया। हर जगह केवल खाना पूर्ति हो रही है। विश्व पर्यावरण दिवस की जहाँ तक बात है, विश्व पर्यावरण दिवस केवल हमारे को 5 जून को याद आता है। झूठे संकल्प लिए जाते हैं, जितने से जीते वो बात आती है ना कि अपराधी ने फीता काटा और विद्वान ने ताली बजा दी। तो वो कंडीशन है विश्व पर्यावरण दिवस पर होती है। ये विश्व पर्यावरण दिवस आज आपको याद आएगा, 5 साल याद नहीं आएगा। मैंने मेरा जीवन त्यागा है पर्यावरण के लिए। आज 5 साल की उम्र से माँ बाप छोड़ करके मैं लगा हुआ हूँ इस काम के लिए। आज तक मुझे एक अधिकारी बता दीजिए, भोजराज सिंह राजावत जी, आज मेरा सौभाग्य इनके साथ बैठा हुआ हूँ मैं, एक व्यक्ति को मुझे बता दीजिए इनके अलावा जिसने राजस्थान में मेरा सहयोग दिया हो। चिंकारा मामला था, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, सलमान खान ने चिंकारा मारा, उस मामले में कितने लोग विष्णु समाज के अलावा विरोध करने आए उसके सामने। सच को सांस के साथ करने वाले लोग मर गए राजस्थान के अंदर। एनजीओ सिर्फ एक बिजनेस का एजेंडा बन के रह गए। सरकार की नीतियां हैं, वो नीतियां प्रॉपर लागू नहीं होती हैं। हरित राजस्थान के नाम पर अशोक गहलोत सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहा दिया। वसुंधरा सरकार आई, हमने एक निवेदन, हमने सुना था एक नारा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमने फिर निवेदन किया कि बेजुबानों के अच्छे दिन भी कब आएंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस था, आज वसुंधरा राजे जी के साथ अभी मैं पौधा लगा करके आ रहा हूँ बरकत नगर में, तो उनसे भी ये निवेदन मैंने किया कि इससे पहले सुबह सुबह क्यों नहीं लगाया आपने? 8 बजे लगा जाना चाहिए था। आपकी शुरुआत, आज के दिन की शुरुआत पौधारोपण से ही होनी चाहिए थी। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। आप राजस्थान के हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री भी हैं, साथ ही आप राजस्थान की वन मंत्री भी वर्तमान में हैं जी। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उद्योग विकास जो वर्तमान में हो रहा है, कंक्रीट के जंगल खड़े करने से विकास नहीं होता है। चरित्र और वो सब चीजें जो व्यक्तित्व निर्माण था वो तो खत्म हो ही गया, लेकिन जो विकास वर्तमान में हो रहा है वो कैसे हो रहा है? बांडी नदी को खा गए, कालवाड़ को खा गए, B2 बाईपास को खा गए, राम सिंह रोड को खा गए, नेशनल हाईवे को खा गए, अल्बर्ट वर्ल्ड हेबिटेट सेंटर के नाम पर खा गए। जहां भी देखो वहां पर पेड़ काट दो, बिल्डिंग बना लो, 4 गुना लगाएंगे। वो कब लगाएंगे उसकी तारीख आज तक न किसी के पास मिली है। भोजराज सिंह जी, आप सिस्टम में है, क्या सिस्टम में कोई खामी है? किस तरह से एक्शन लागू नहीं हो पाते? क्या कमियां रहती है? नहीं, मेरा सिस्टम तो वन विभाग से संबंधित है। ये जो खामियां है, आप जो लांबा जी जो बता रहे हैं, बिल्कुल सत्य बात है कि जो भी प्रदूषण फैल रहा है या ये सारी बातें आपने बताई, आप जो सेवा कर रहे हैं, आपने लाखों पेड़ लगाए हैं, तो इसका अल्टीमेट जो इसका
जो हम चाह रहे हैं कि क्या इसका सॉल्यूशन है, वो तो यही होगा कि आपका वन संपदा खड़ी हो। अगर 33% भूभाग में जंगल होंगे। लेकिन एक सवाल है, शायद विष्णु जी भी इस बात से इत्तेफाक रखें कि पेड़ काटे जाते हैं, बेतरतीब काटे जाते हैं। जयपुर की बात कर लीजिए, राजधानी में एक वक्त था कि हरे पेड़ लगा था, हर सड़क पर एक के बाद एक खड़े होते थे, लेकिन आज उन सड़कों पर गुजरने से पहले धूप होती है। मैं माफी चाहूँगा, वसुंधरा राजे जी का मैं अति प्रिय हूँ, इसमें कोई दोराई नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सच को सांस के साथ करने के लिए मीडिया जो मेरे साथ है, जो समाज मेरे साथ है, उसका कारण ये है कि मैं सच बोलता हूँ। और मैं पहला सच ये बोल रहा हूँ कि 1953 में हरे पेड़ों की कटाई पर 500 रुपये जुर्माना था, वो धीरे धीरे होते 25,000 रुपये आ गया। वसुंधरा सरकार आते ही सरकार ने पहला निर्णय लिया कि 25,000 रुपये को 500 रुपये कर दिया। अब कोई भी आओ, पेड़ काटो और 500 रुपये देके रसीद कटा के चले जाओ। ये सबसे पहला निर्णय इनका हुआ, जो बहुत गलत हुआ, जिसका विरोध करता हूँ मैं। इसके अलावा मेरा व्यक्तिगत मानना है, मेरा जो सुझाव है मीडिया के माध्यम से समाज को आज मेरा निवेदन है, और अगर इसको लागू कर दिया जाए तो बहुत बढ़िया रहे जी। अब 2 गज कफन और 2 गज जमीन की जगह 2 मन लकड़ी की बात होनी चाहिए। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में 5 पेड़ नहीं लगाए, उसे चिता पर जलने का कोई अधिकार नहीं है। कम से कम अपने अंतिम संस्कार के लिए तो आदमी को 5 पेड़ लगाने ही चाहिए। भोजराज जी, क्या होता है, कई बातें सिद्धांतों से और इससे क्या है कि पब्लिक नहीं मानती है। पब्लिक आजकल डेमोक्रेसी है, डंडे के जोर पर भी खूब मना के देख लिया है, राजी से मना के देख लिया है। राजा महाराजाओं के शासन के अंदर तो चलो ठीक है, उसका हाथ काट दिया, ये कर दिया, उसका अंगूठा, शिकार करने वाले का अंगूठा तोड़ देते थे, जो भी था। इस प्रजातंत्र के अंदर तो एक ही बात है कि हर आदमी ये सोचे कि ये पेड़ लगाना मेरे क्या फ़ायदे का होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहता हूँ, बस्सी का एरिया है, इसमें बबूल के पेड़ है, बबूल के नीचे कोई खेती नहीं होती है, उसके बावजूद भी आप किसी खेत में झांक कर देखें, मेरा सर्वे किया हुआ है कि बबूल की लकड़ियां कट के खूब आ रही है जयपुर के अंदर, उसके बावजूद भी खेतों में बबूल के पेड़ बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि बबूल के पेड़ों को खेतों से काट के बेचने के लिए सरकार ने इजाज़त दे रखी है, उसके लिए कोई टीपी की जरूरत नहीं है, इसलिए बबूल के पेड़ बढ़ रहे हैं। क्योंकि आदमी स्वार्थी है ना कि उससे क्या मिलेगा, इसलिए पेड़ भी बढ़ाएगा और उसका उपयोग भी मैं इनकी करेगा। बात को बीच में काट के एक बात बताता हूँ आपको। आज राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्री कालीचरण सराफ को हमने इसी बात को लेकर के मैंने चर्चा करी, मैंने बात करी उन सुबह पौधा लगवाने गया था मैं शिक्षा संकुल में। आज जहाँ भी जा रहा हूँ वहाँ पौधा दिया मैंने। यहाँ भी अपने फर्स्ट इंडिया न्यूज़ के भी आज प्रताप राव जी को मैंने भेंट किया है। मेरा निवेदन ये है कि राजस्थान के जितने भी सरकारी गैर सरकारी विद्यालय शिक्षण संस्थान हैं, महाविद्यालय हैं जी, उन सभी के विद्यार्थी 1 जुलाई को एक पौधा एडमिशन कराने के साथ ही जिस दिन फॉर्म भरने आए स्कूल में, कॉलेज में, अपने किसी भी शिक्षण संस्थान में, एक पौधा लगाए और साल भर तक उसके नाम अलॉट कर दिया जाएगी। फलान जी का रहेगा, विष्णु लामा के नाम का रहेगा, 4th क्लास का बच्चा है, वो साल भर उसको पालेगा। जब टीसी कटा के जाएगा, जब उसकी मार्कशीट बनेगी, उस समय उसकी मॉनिटरिंग की जाएगी उसका बच्चे का पौधा कहाँ है। उस पौधे का एक अंकुश में अपने मार्कशीट में डाल दीजिए। वो लालच समझ लीजिए, चाहे उसको हमारा तरीका समझ लीजिए, लाखों ये पेड़ एक राजस्थान सुझाव में हो तैयार सकता है, इस पर बात की जा सकती है। वक्त एक ब्रेक का, लौटेंगे इस पर बात करेंगे कि आखिर किस तरह से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, उद्योगपतियों का इसमें क्या योगदान हो सकता है और बहरहाल क्या हो रहा है। बने रहिए। आज के मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार को उद्योगों से जो होने वाला प्रदूषण है उस पर ख़ास तौर से ध्यान देकर पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जाना चाहिए। सरकार इतना प्रयास नहीं कर रही है जितनी पेड़ों को बचाने की ज़रूरत है। अभी टोटल बढ़ती पर 33% भूभाग में वन होना ज़रूरी है, जहाँ पे अभी केवल 17-18% ही वन भूभाग में है। सूखती नदियों के लिए जिम्मेदार जैसे अवैध खनन हो रहा है, कॉलोनाइजेशन हो रहा है, ये सभी तत्व मिलकर जिम्मेदार है इसके लिए। प्रकृति की पूजाए शुभ संकेत करे, प्रकृति की पूजाए शुभ संकेत करे। ये यारी कैसी मुझे जीने दो और तुम भी जी लो। रात रात भर चलता है जिन कमरों में उजाला, एक रोज लग जाएगा अंधेरों का ताला। रोको इसे, ये कैसी मर्जी, ए दोस्त ए यार, ये यारी कैसी मुझे जीने दो और तुम भी जी लो। और बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल था, क्या गैर नियोजित विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने का जिम्मेदार है?
आप इस पर अपनी राय बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है, इस पर आप लॉगिन करके अपनी राय बता सकते हैं। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस मसले पर आपकी क्या राय है। एक तस्वीर है टोंक की। आखिर टोंक में किस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, किस तरह से बनास में बजरी खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, देखिए फिर बात करेंगे। नवाबी नगरी टोंक की तस्वीर अब बदल चुकी है। कभी मिसाल रहे शहर में अब पर्यावरण संरक्षण की दरकार है। जिले के गड्ढा, चिपलोई, अंधेरा बाग और मलजी की डूंगरी के पहाड़ इंसानी महत्वाकांक्षा की भेंट चढ़ चुके हैं। हालांकि अधिकारी अवैध खनन पर अंकुश किया दावा करते हैं, लेकिन नतीजा सबके सामने है। पर्यावरण की दृष्टि से क्या है कि टोंक में अगर देखा तो लोगों में कोई जागरूकता नहीं है और प्रशासन भी सुस्त है। प्रशासन दिखावा करता है केवल मात्र भाई हम क्या है कि इसके ऊपर कार्य करें, परंतु कार्य कुछ भी नहीं कर रहे। चारों तरफ प्रशासन की नाक के नीचे विस्फोट हो रहे हैं। इनको मालूम बराबर में कलेक्टर साहब बैठे रहते हैं, बराबर में पहाड़ों में विस्फोट हो रहे, परंतु इनको वो विस्फोट सुनाई नहीं देते। नवाबी काल में टोंक का रुतबा बाग और बगीचों के शहर के रूप में था, लेकिन आज शहर के सभी पार्क अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं। पर्यावरण दिवस के संदर्भ में मैं ये बोलना चाहूँगी कि टोंक जो राजस्थान का नखलिस्तान कहलाता था, यानी हरा भरा इलाका कहलाता था, यहाँ बनास नदी बहती थी और बनास नदी में खरबूजे पैदा हुआ करते थे। यहाँ का मोगरा, सब्जियाँ वगैरह बहुत मशहूर थी। इसके अलावा टोंक में 52 बाग थे, लेकिन अब वो बाग नहीं रहे हैं। जिले की जीवनदायिनी कहलाए जाने वाली बनास नदी का सीना रोजाना छलनी होता है, लेकिन चांदी के जूतों के आगे नतमस्तक प्रशासनिक अधिकारियों को खुली आंख से कुछ और नजर नहीं आता। बजरी खनन जो है, बजरी खनन के भूमाफियों ने पूरी बजरी का खनन करके जो है मतलब यहाँ पर एक पानी का जल स्तर जो है बिल्कुल नीचे पहुंचा दिया गया है। तो आप बात करते हैं जब पीने को पानी नहीं मिल रहा है, यानी कि आज आदमी को चाहिए क्या, 2 घूंट पानी की चाहिए, उस पानी को भी छीन लिया गया पर्यावरण के नाम से। यानी कि बजरी खनन कराई जा रही है, उसके ऊपर कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है। तो जिला प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा। आज जरूरत है भागीरथी प्रयास का, जिसके दम पर नवाबी नगरी अपने अतीत का गौरव हासिल कर सके। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए टोंक से रवि टेलर की रिपोर्ट। अवैध खनन एक मसला है बेतरतीब विकास के लिए प्रकृति का दोहन। आखिर क्यों ऐसा होता है, क्यों इस पर लगाम नहीं कसी जा सकती? प्रेम बियान जी, आपको क्या लगता है कि क्या इसमें उद्योगपतियों की शह होती है? क्या सरकार से आप लोगों को ऐसा साथ मिल जाता है जिसके बाद कुछ लोग जो छोटे स्तर पर हैं वो इस खिलवाड़ को करते हैं और ऊपर तक फिर उद्योगपति इसको लेकर बदनाम होते हैं? देखिए, ये सब बातें जो है वो एक्चुअल के अंदर जनसंख्या के साथ में संबंधित है। बजरी का खनन निर्माण की गतिविधियों के कारण होता है जी। पहाड़ों को निर्माण की गतिविधियों के कारण तोड़ा जाता है। तो जब पब्लिक बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उनको बसाना भी पड़ेगा, ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है जी। इनका प्रॉपर रेगुलेशन होना चाहिए, कहाँ से बजरी निकाली जानी चाहिए या बजरी का कोई सब्सटीट्यूट इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ रुक जाएगी। इसमें किसी तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की गुंजाइश नहीं है। अगर आपको शेल्टर देना भी एक जिम्मेदारी है तो उसके लिए बजरी चाहिए, उसके लिए पत्थर चाहिए, उसके लिए सीमेंट चाहिए। तो वो सब कुछ भी, और उसके साथ में जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, रोजगार भी दे रहे हैं, सरकार को रेवेन्यू भी चाहिए हर चीज़ का। लेकिन क्या ये सच नहीं है कि इसके साथ साथ प्रकृति को नुकसान पहुंचता ही है? लोग Definitely नियम पहुंचता कायदों है। को नुकसान पहुंचाते हैं, नियम कायदों को दरकिनार कर देते हैं और उसके बाद ऐसा होता है सिर्फ छोटे से मुनाफे के लिए। आई एग्री विद यू, लेकिन इसका रेगुलेशन करने का सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है ना, इसीलिए तो ये सब कुछ होता है। अगर आपको ये एक पैरामीटर तय है, उस पैरामीटर से बाहर नहीं जाना है तो वो अधिकारी उसको अलाउ नहीं करे। आप प्रॉपर अधिकारी को लगाइएगा, प्रॉपरली उसको चेक करिएगा, कितना बजरी निकालना है, कितना नीचे तक का खोदना है। एक सिस्टम है, उस सिस्टम से बाहर क्यों चले जाते हैं जी। और जब आवश्यकता है तो नया इन्वेंशन होना चाहिए, नया प्रोडक्ट ढूंढा जाना चाहिए कि भाई ये बजरी की जगह कोई दूसरा अल्टरनेटिव प्रोडक्ट हो, पत्थर की जगह कोई दूसरी चीज़ हो, जिससे कि पर्यावरण को नुकसान नहीं हो। चलिए, ये एक सुझाव की बात हुई, लेकिन मसला जस का तस है कि ऐसा सुझावों में होता है, काम जमीन पर नहीं होता। बिल्कुल ठीक बात है। विष्णु जी, राजेश जी, बताएं क्या इस चीज़ को लेकर आप मानेंगे कि कहीं ना कहीं टोंक की जो आज हालत है, बनास की जो हालत है,
सरकारी अनदेखी है, बेतरतीब विकास इसके लिए जिम्मेदार है और इसको लेकर खास तौर पर कहा जाए कि एक्शन प्लान नहीं है। प्लान सिर्फ कागजों में है। टोंक मेरा गृह जिला है, मेरी रूह में बसता है। मैं वहाँ के बनास को बचाने के लिए कई संघर्ष हमने किए हैं, भूख हड़तालें भी की है, लेकिन जिनको मैं साफ कहूँगा कि चोर टाइप के जो अधिकारी हैं, ऐसे अधिकारियों को वहाँ हमेशा लगाया जाता रहा है। जो वहाँ नहीं था वो भी जा करके उसको होना पड़ा, क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसा हो रहा है जिसमें राजनेता भी इन्वॉल्व हैं, पार्टियों की, चाहे किसी पार्टी का हो, पार्टी के नेता भी इन्वॉल्व हैं, आम आदमी भी, बिजनेसमैन वहाँ का जो वो भी इन्वॉल्व है। और वहाँ एक साधारण आदमी की बात करें, आम नागरिक की बात करें, तो उसकी औकात सिर्फ इतनी है कि वो 50 रुपये कमाता है, दिन भर ठेला चलाता है, अपना पान बेचता है, बीड़ी बेचता है, सुपारी बेचता है, अपनी खरबूजे में जाकर के बनास में काम कर लेता है, अपना उसी से गुजारा करता है। तो वो कहाँ सोचेगा आंदोलन करने की? ऐसी एक सूरत है हमारे वन्य अभयारण्यों की। अगर बात की जाए सरिस्का की, रणथंभौर की, पेड़ काट दिए जाते हैं। जिस क्षेत्र में आदमी का प्रवेश वर्जित है वहां पर होटलें बन जाती है, वन विभाग देखता रहता है, कुछ नहीं होता उस दिशा में। वन विभाग के अधिकारी करवा रहे हैं सर। वन विभाग के अधिकारियों को, ये तो आपसे जुड़ा मामला है। जयपुर में IAFS अधिकारियों को शराब पीते पकड़ा था, आपको ध्यान होगा, IAFS अधिकारियों को शराब पीते पकड़ा था, जिसमें उस समय मिस्टर UM शाही वो थे, आपके DFO थे, वो सॉरी PCCF थे UM शाही, जिनका एक अखबार में फ्रंट पेज फोटो छपा था, जिन्होंने वहाँ गेट टुगेदर बता करके उस मामले को दबा दिया था। उसके बाद में कुछ अधिकारियों को स्मृति वन में जो भूमिया जी का गुजरात जी क्या कहना चाहेंगे कि ये जो हाल है वन विभाग का, कैसे बचेगी प्रकृति? वन विभाग का ऐसा कोई हाल नहीं है, इससे मैं बिल्कुल कतई सहमत नहीं हूँ, क्योंकि सरिस्का और रणथंभौर का जहाँ तक प्रश्न है, मैं सरिस्का में भी रहा हूँ, रणथंभौर में भी रहा हूँ, और वहाँ पे सरिस्का से भाग साफ नहीं है। सरिस्का का जो क्षेत्र है, मैं वहाँ रहा हूँ। मेरे समय में जो आंकड़े दिए थे उसमें मेरे समय में हमेशा बाघों की संख्या बढ़ी है। रात और दिन स्टाफ वहाँ गश्त करता था, बाघ थे। 1988 तक हमारी पोस्टिंग रही है। तो जो आदमी लगन से, जो अधिकारी काम कर रहे थे, वहाँ संख्या अवश्य बढ़ी है। जहाँ जंगल कटान का प्रश्न है, व्यक्तिगत रूप से भोजराज जी अच्छे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो पूरे महकमे की बात कर रहा हूँ। महकमे के हिसाब से आपने जो बताया कि जो जंगल कटान का जो मसला है ना, जो पब्लिक को जो दिखता है, आम आदमी को जो दिखता है कि भाई सड़क पे कोई बैलगाड़ी आ गई, कोई ट्रक में लकड़ी आ गई, तो ये लकड़ियाँ जनरली जंगल से कट के कोई लकड़ियाँ नहीं आती है। जंगल से तो जो जंगल के आसपास जो लोग रहते हैं, जो जीवन यापन करते हैं, वो अपना जलाने के लिए जो उनको हकूक होते हैं, वो थोड़ी बहुत लकड़ी लाते हैं और वो उनको अलाउड भी है। इसके अलावा ऐसा नहीं होता है कि जंगल से कभी कोई ट्रक निकल गया हो या ट्रैक्टर निकल गया हो। ऐसा न तो आप लोगों ने सुना है, न मैंने सुना है कि सरिस्का के जंगल से कोई लकड़ी चली जाए। ऐसा नहीं होता है। रणथंभौर के होटल्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? रणथंभौर के अंदर जो होटल बनी हुई है, वो तो वो बिजनेस है। आज अगर वहाँ टाइगर नहीं है तो न तो रणथंभौर की आर्थिक स्थिति अच्छी हो सकती है। क्या नियम कहता है जंगल में होटल बना दिया जाए? नहीं, जंगल में होटल बनाने का कोई नियम नहीं है। जंगल का जो एरिया है उससे 1000 मीटर की दूरी, मतलब 1 किलोमीटर, 500 मीटर, ये जो नॉर्म्स तय है होटल्स के लिए, उसके ऊपर ही होटल बनती है। कुछ दिनों पहले दुर्गेश विजयवर के नाम के एक उद्योगपति ने पार्टी करी थी नारगढ़ में। जी, आपको ध्यान आ रहा होगा। मैं बिल्कुल हमारे चैनल ने इस मुद्दे को उठाया भी था, आपके चैनल ने, और उसका हमने आभार भी आपके माननीय निदेशक महोदय को हमने दिया लिखित में। ऐसे मामले सब जगह हुए हैं और हर अधिकारी, अब आप देखिए ना, उसमें नारगढ़ की बात देखिए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ और बोल रहा है, पर्यटन विभाग कुछ और बोल रहा है, दोनों विभाग आपस में एक नहीं है। उस उद्योगपति का कुछ नहीं बिगड़ा है, वो अभी वर्तमान में लंदन में है, अभी जयपुर में नहीं है, वो लंदन में घूमने गया हुआ है। हम लोग आंदोलन करने वाले चिल्ला रहे हैं, पर्यावरण बचाने वाले चिल्ला रहे हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस, आज चिल्लाएंगे, आज टीवी अखबार वाले अच्छा कवरेज दे देंगे, 4 दिन बाद फिर कोई नहीं पूछेगा, न कोई आम आदमी आएगा न कोई दूसरा आएगा। और वहाँ की जो हालात है वो सामान ऐसा कैसा पड़ा हुआ है। जिस रेंजर ने कोशिश करी सच को सांस के साथ कहने की, उसका रातों रात उसने ट्रांसफर करा दिया, दूध लगवा दिया उसको। भोजराज जी नहीं मानते कि हालात विकट है? नहीं, इस तरह के हालात नहीं है। ये प्रशासन में ये दिखता सा जो, जो जिस तरह से पेड़ पौधों की जो कमी है उसको बढ़ाने के लिए पब्लिक पार्टिसिपेशन, गवर्नमेंट ऑफिसेज का। अब जैसे मेरी पोस्टिंग है, मैं अभी यहाँ जयपुर शहर में JDA में डेपुटेशन पे DFO लगा हूँ। अभी आज भी मैं यहाँ के इस माध्यम से भी मैं घोषणा कर रहा हूँ कि आज ये लांबा जी या जो भी समाज सेवी है, आपने तो जहाँ भी कहा वहाँ हमने पौधे लगाए जी, और इनके साथ तो लाखों पौधे हमने लगाई दिए। इसके अलावा जो भी विभाग हैं आज जयपुर शहर के अंदर, हमें जब भी JDA को रिक्वेस्ट करेंगे इसी मानसून में, उनके JDA निःशुल्क पौधे लगा देगा उनके सरकारी बिल्डिंग में, वो उनको मेंटेन करेंगे। प्रश्न आता है अब पब्लिक का
पब्लिक के कॉलोनीज़ के अंदर जो नई जेडीए कॉलोनी है या 90B अप्रूव्ड कॉलोनी, उनमें तो पौधे लगाएंगे। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति पौधे मांगता है तो उसको जेडीए 10-10 फीट के अच्छे पौधे एक बहुत नॉमिनल रेट पे उपलब्ध करा देगा, उनके घर जाके दे देगा। ट्री गार्ड जेडीए देगा, इस बार से पौधे भी देगा जेडीए। बियानी जी भी शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि आज के 10 से 15 साल पहले जयपुर की सूरत थी कि हर जगह, हर गली में, हर मुख्य रोड पर बड़े पेड़, छायादार पेड़ हुआ करते थे, लेकिन अब वो तस्वीर नहीं है। सड़कें चौड़ी हुई, इसके बाद पेड़ काट दिए गए, छोटे पौधे लगा दिए गए, चाहे डिवाइडर में लगा दिए गए हों या किनारों पर। क्या आप मानते हैं, काफ़ी पहले से आप जयपुर में हैं? मैं बचपन से जयपुर रहता हूं और मैंने जौहरी बाज़ार में वो सूरत देखी है जब बीच के अंदर हर 15 फीट 20 फीट की दूरी के ऊपर पेड़ लगे हुए थे, बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे। और जब रिफ्यूजीज आए तो उन पेड़ों को कटवा करके उनको थड़ियाँ बना करके उस जगह के ऊपर दे दी गई और पेड़ को कटवा दिया गया। इसी प्रकार सारे शहर के अंदर हो रहा है। आप डीएफओ साहब बिराज रहे हैं, जयपुर की ग्रीनरी जो है वो 3% है 33% के मुकाबले। तो क्या रेगुलेशन करने का ये तरीका है? आप 3% को भी बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और जब कभी भी कोई एरिया नया बसाया जाता है तो उसके अंदर जो पेड़ों को काट दिया जाता है, ग्रीनरी को कम कर दिया जाता है और वो जंगल का कंक्रीट जिसको आप बोल रहे हैं वो हो जा रहा है। तो ये जो सूरत जो शक्ल देखी है, मैंने मेरा बचपन देखा जब जौहरी बाज़ार के अंदर हम लोग खेलने के लिए भागते थे और पेड़ों के नीचे छुप जाया करते थे, और वो जमाना चला गया। आज जौहरी बाज़ार में पेड़ नज़र नहीं आता। पूरे परकोटे के अंदर मेरे ख्याल से एक सर्टेन डिस्टेंस के ऊपर काफी कुछ मात्रा में पेड़ लगे। गुजरा जी, आपने जो आंकड़े बताए वो कागजी थे मतलब? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं जेडीए में मैं इसी बात पे संघर्ष करता रहता हूँ, चाहे रिंग रोड का प्रोजेक्ट हो, क्यों चाहे रोड का हो। मेरा सवाल यही है, क्यों आपका महकमा आपकी मदद नहीं करता? नहीं, हमारा महकमा तो करता है, महकमे की बात नहीं है। जेडीए में जैसे रोड बन रही है, हम कहते हैं इसके ऊपर आप जो है ग्रीन बेल्ट छोड़िए, आप टाइल्स मत लगाइए, हर 10-15 फीट के अंदर जगह छोड़ दीजिए, खड्डा छोड़ दीजिए, पानी तो रिचार्ज होगा कम से कम। ये हम लिख के दे रहे हैं। निवेदन करूं आपसे, जयपुर शहर का जो इतिहास रास विलास जिस किताब में लिखा है वो किताब मैंने पूरी पढ़ी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँ, बियानी साहब आप पुराने आदमी जानते होंगे शहर के बारे में। अमरूदों का बाग सबसे बड़ा उदाहरण, जिसमें एक पेड़ नहीं है आज, एक नीम का दरख्त खड़ा है कोने में जो बाद में उगा हुआ है। दूसरी बात, अमरूदों के बाग अमरूदों के नाम से जाना जाता है, अमरूद वहाँ देखने को नहीं मिलता। सर लिसन टू मी, जयपुर में हवाई अड्डा जहाँ बना वहाँ पर आम का बगीचा हुआ करता था, और कितने हजार कितने गिनती के आम थे, किस क्वालिटी के आम थे। आम की कितनी गाड़ियां भर करके जयपुर दरबार के पास लोग, सांगानेर के लोग गाड़ियों में लेके जाते थे, आम उतरते थे तब राजा के पास। राम बाग में कितने पेड़ थे। इसके अलावा खेजड़ों का रास्ता, आमली वालों की थड़ी, वो कौन सा कान महाजन का बड़, ये जयपुर के ऐसे स्थान है जो पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का संदेश देते हैं, मैसेज देते हैं। लेकिन आज जेडीसी साहब के चक्कर लगाते लगाते मेरी चप्पलें घिस गई। मैं उनको एक बात बोलता रहा जेडीसी को कि साहब, जहां पर आप नई सड़कें बनवा रहे हैं शहर में, वहां हर घर के बाहर कम से कम पहले से पौधे की जगह रख दीजिए। लोग मेरे से पौधे मांगते हैं बरसात के दिनों में फ़ोन कर करके कि पौधे दिलाओ, तो हम पौधे दें, तो वो कहते हैं कि गड्ढा भी आप कराओ। मैं ड्रिल मशीन करके गड्ढा नहीं करा सकता। आप जगह छोड़ दीजिए पौधे की और अनिवार्य कर दीजिए शहर में। गुजरा जी, ब्रेक का वक्त हो रहा है, इस बात का जवाब दे दीजिए कि ये सूरत क्यों है आपके डिपार्टमेंट की? नहीं, हम तो प्लांटेशन करते हैं, हमारा काम वृक्षारोपण करना है, और जो सड़कें बनाने का काम इंजीनियर्स का है, उनको हमने कहा है कि आप जगह छोड़िए, पौधे लगाने के लिए जगह रहेगी तो ही वृक्षारोपण संभव होगा। अब इसके अलावा मैं आपको जयपुर की तस्वीर बताऊं जो हमने काम किया 4-5 साल पहले से ही। मैं दोबारा अभी जेडीए में डेपुटेशन पे आया हूँ, 3 महीने हुए हैं, दोबारा से प्लानिंग बना रहा हूँ। आप श्याम नगर जाइए, निर्माण नगर जाइए, इधर की कॉलोनी जिसमें हमने वृक्षारोपण किया हुआ है, आज वो आप देखिए उन कॉलोनीज को। आप श्याम नगरी कॉलोनी में आप पूरा घूमेंगे, 3% है ग्रीनरी। 3% नहीं है, बिल्कुल गलत है। 3% तो पूरे राजस्थान की फिगर है, जयपुर की फिगर नहीं बता रहा मैं। जयपुर के अंदर तो जहाँ कॉलोनी में जगह वहीं वृक्षारोपण किया जा सकेगा। अब आप कहेंगे कि साहब ये मीडियन में लगा दीजिए, ये लगा दीजिए, ट्रैफिक यातायात बढ़ रहा है। जितने पेड़ लगते हैं उनमें से कितने बड़े हो पाते हैं, इसका क्या परसेंटेज है? पेड़ तो आप अगर घर पे लगा के देख लीजिए, अगर आप पेड़ लगाएंगे घर पे तो भी मर जाएगा। तो पेड़ तो आप जितने ज़्यादा लगाएंगे और अगर उसको ढंग से पालेंगे तो सारे के सारे जिंदा रहेंगे। एक और सूरत है कि किस तरह से हमारे यहाँ विकास होता है, कागजों में होता है, लेकिन ज़मीन पर इसकी सूरत क्या होती है, इसके एक बानगी हमारे सामने है। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पलों में लौटेंगे, बने रहिए। उद्योग में से धुआं निकलता है और जो केमिकल वाला पानी निकलता है, जिससे ये हमारे जो पर्यावरण का वो है संतुलन वो खराब हो रहा है। जिस तरह से हमारे पेड़ों की कटाई हो रही है, तो उनसे क्या हो रहा है कि हमारा
टेम्परेचर है वो उतना बढ़ जाता है कि ना तो मानसून टाइम पर बरसात हो पाती है, ना ही पेड़ पौधे लग पाते हैं। नहरों में इनमें जो कचरा मिट्टी से डल गया, जिसकी वजह से पानी गंदा होकर प्रदूषण फैला रहा है, इसकी रोकथाम के लिए सबको साथ में आना चाहिए। पेड़ पौधों पर ध्यान दो, पेड़ों की कटाई कम से कम हो। प्रकृति की पूजाएं शुभ